तो आज हम लोग बेटे पूरे एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे और पूरे एनसीईआरटी में जो मेन टॉपिक है, जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से क्या क्या आ रहा है पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बात करेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स है जो कि नंबर सिस्टम का है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल, ये सब क्या होता है, ये सब आपको बेसिक चीज पता होगा। तो हम उतना डीप में जाएंगे नहीं, बेसिक टर्म्स के मतलब उतना डीप में नहीं जाएंगे। जो मेन चीज है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके जो इसमें मेन है वो आता है आपका एक एलसीएम एचसीएफ वाला आता है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इस पे एक नंबर क्वेश्चन आता है, इस पे बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखो इस पे क्वेश्चन 100% आना है, इसके कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये कहना क्या चाहता है, तो इसका डेफिनेशन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। मतलब कि जितने सारे प्राइम नंबर होते हैं उसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उसका जो है प्राइम फैक्टर जो होता है यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। अगर हम उसके ऑर्डर को छोड़ दे तो हमेशा फिक्स होता है हर एक प्राइम नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। समझिए। उसके बाद है दूसरा, मैंने बताई थी आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें 4 चीज दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, आपको यहाँ पे 4 चीज दिया हुआ है, इस 4 में से आपको 3 चीज दिया रहेगा वहां पे। ठीक है, 3 को गिवन रहेगा, चौथा कोई भी पूछ सकता है आपको। हो सकता है ये 3 दिया रहे, आपसे एलसीएम पूछ दे, हो सकता है ये दोनों और साथ में ये फर्स्ट नंबर दिया रहे तो आपको सेकंड नंबर पूछ सकता है। तो आपको कुछ भी 4 चीज में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको चारों में से अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इसमें एक चीज और आता है कि प्रूफ करने वाला कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने के लिए आता है जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन अब जो है क्राइटेरिया चेंज हो गया है, ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। अब किस टाइप क्वेश्चन पूछता है, प्लस माइनस वाला पूछेगा। किस टाइप क्वेश्चन, देखो मैं बता देता हूं। जैसे आपको दे देगा √2 प्लस √3 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर √2 अपॉन में √3 इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। इस टाइप क्वेश्चन अब ट्रेंड में है अभी, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। इसको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, मान के चलो कुछ भी है प्लस वाला, सपोज दैट इसको हम मानते हैं अभी। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले इधर a अपॉन में b मान लो। ठीक है, और एक नंबर को इसके साथ माइनस कर दो, इधर लाके एक नंबर को माइनस कर लो। फिर उसके बाद आपने √2 जैसे प्रूफ किया ना, पूरा प्रोसेस वैसे कॉपी कर दोगे, पूरा आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब है डेसिमल एक्सपेंशन। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आपको रेशनल नंबर दिया रहेगा p/q के फॉर्म में, और पूछ देता है बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप आसानी से बना लोगे। क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखिए जरा। तो सबसे पहले अगर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए q का क्या होना जरूरी है, या q जो है क्या ऐसा आएगा ताकि क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो q को टर्मिनेटिंग होने के लिए, किसके होने के लिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए ये q जो होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ये नहीं है तो या फिर 2 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए,
या फिर ये नहीं है तो 5 की पावर n। ये तीन में से कोई भी कंडीशन अगर q का है, अगर उसके हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, अगर उसका फैक्टर इसके तीनों में से किसी एक के फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। कभी कभी क्या करता है इस क्यू में ना, एक बात और कि पहले आपको ऐसे करना है, जब ये पी क्यू का ना, पी क्यू को पूरा कैंसल आउट करना है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैंसल आउट करने के बाद क्यू को फैक्टर करो, ये मिस्टेक करता है बच्चा, और क्वेश्चन भी ऐसा घुमा के देता है कि पहले तो कैंसिल करता नहीं है, पहले ये देख लो कि अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल आउट कर लो, फिर उसके बाद क्यू को चेक करो, है ना। बच्चा क्यू को बिना कैंसिल आउट किए चेक कर लेता है, और उसमें क्या रहता है कि मान चलो 3 आ जाएगा नीचे क्यू में, और वो 3 सुपर कैंसिल आउट होते रहता है पहले से ही, तो कैंसिल आउट करो 3 तो गायब हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर बिना कैंसिल आउट किए करेगा तो उसके नीचे में तो 3 रहेगा ही, तो बोलता है सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, उस 3 को कैंसिल आउट करना होगा। ये भी सभी क्वेश्चन घुमा के देता है, आपको ध्यान रखना है, समझ गए। उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मैंने बताई दिया आपको। चलिए, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, मेन कॉन्सेप्ट 2 है इसमें। एक है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला रहेगा, दूसरा रहता है ये अर्थमेटिक वाला, फंडामेंटल थ्योरम वाला, और ये रहता है इसका, इसके बेस पे ये है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये रहता है। तो पूरा ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज पढ़ो, वो काफी है आपके लिए, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले चैप्टर 2 में जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो ax² + bx + c, ये है आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम जो है यही काम आता है इसमें, मैक्सिमम हमें यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे डिपेंड रहेगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, x² कोफिशिएंट क्या है, a है, और x का कोफिशिएंट कितना है, b, और कांस्टेंट कितना है, c। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं जरा। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब क्या होता है। आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा एक ऐसा नंबर होता है जिसको इस x के जगह पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आएगा, इसलिए उस अल्फा बीटा को, इस पोलिनोमियल को जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब 2 ही जीरोज क्यों आया अल्फा बीटा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है इस पे 2 है, इसलिए 2 ही जीरो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है x का वेरिएबल का, तो कितने आता, 3 आता है। जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना होगा, समझ गए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल का 2 है, तो इसलिए इसका 2 जीरोज होगा, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। तो एक का नाम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे का नाम बीटा मान लेते हैं, समझ गए। इसको कई बच्चा जो है बेटा पढ़ता है, बेटा नहीं, ये बीटा होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद अब इसमें सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, और ये होता है -b/a। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा यानी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो एबीसी कोफिशिएंट है पोलिनोमियल का, और ये अल्फा बीटा जो जीरोज है, इसके बीच में एक रिश्ता होता है ना। उसी रिश्ता को ये इस तरह से डिनोट करते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमेशा -b/a के बराबर ही होगा। क्या होगा, -b/a के बराबर होगा, समझिए। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। क्या होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अल्फा बीटा को c/a के बराबर भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ
जीरो। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद आपको कभी कभी क्या करता है कि डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा दे देगा, अल्फा बीटा दे देगा और आपसे बोला जाएगा कि आप पोलिनोमियल बना के दिखाओ। क्या करके दिखाओ? पोलिनोमियल बना के दिखाओ। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूं और आपको पिछले बार ही बता रखा है मैंने, लेकिन रिवीजन क्लास है ये, दोबारा बताऊंगा क्या होता है। डायरेक्ट अगर अल्फा बीटा दे दे और आपको बनाना क्या है, पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अल्फा बीटा दिया रहेगा तब। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा दिया हुआ है और इसके हेल्प से आपको क्या बनाना है, पोलिनोमियल बनाना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चा गलती क्या करता है, यहां पे थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी कभी अल्फा बीटा सेपरेट दिया रहता है तब आपको पूछता है पोलिनोमियल, कभी कभी अल्फा बीटा प्लस करके दिया रहता है और बच्चा गलती करता है वहां पे, वो समझता है, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, वो समझता है भैया अल्फा लग दिया बीटा लग दिया। अरे नहीं, एक आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है और एक आपको अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है। तो उस केस में अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर दो, अगर अल्फा और बीटा अलग अलग दिया है दोनों प्लस करके रखो, तो आप क्वेश्चन जब ध्यान से रीड करेंगे पढ़ेंगे तब वहां पे आपको क्लियर हो पाएगा आखिर में दिया क्या है। अगर सिर्फ सम और प्रोडक्ट दिया है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें ग्राफ वाला आता है, ग्राफ वाला एक नंबर में आता है। कैसे आता है, सपोज दैट ये आपको ग्राफ दे दिया है और बोलेगा बताओ कि इसका जीरोज कितना है, लेकिन इसका ग्राफ में डायग्राम दिया रहेगा, कुछ ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है, और बोलेगा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस है। तो आप याद रखेंगे कि जितनी बार एक्स एक्सिस को ये कर्व कट करेगा जितना बार उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली बार यहां कट किया है, दूसरी बार यहां कट किया और तीसरी बार यहां कट किया है, एक नंबर क्वेश्चन आता है। तो जितनी बार ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने सॉल्यूशंस होंगे। कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? अगर एक भी बार नहीं कट कर रहा है नो सॉल्यूशन। सपोज दैट मैं एक्स एक्सिस के एक लाइन जो है इसे करके पैरेलल ड्रॉ कर दूं, ये कहीं तो एक्स एक्सिस को टच ही ना किया, जब टच ही ना किया तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझ में आ गया? एक नंबर में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर कॉन्सेप्ट पे। उसमें दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल। अब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका भी कॉन्सेप्ट, अभी इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले कर रखा है। तो अभी सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट रिमाइंड करवा रहे हैं। देखिए तीसरा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस चैप्टर का आ गया। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें कि दो इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू, दूसरा इक्वेशन है। चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल, इसलिए दो इक्वेशन जरूरी है। अगर 3 वेरिएबल लेगा तो 3 इक्वेशन चाहिए आपको, और अगर 1 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। तो जितने वेरिएबल आपको फाइंड करना है उतने इक्वेशंस होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा,
याद रखिएगा जितना भी ये दो इक्वेशन है ना, और हर एक वेरिएबल का पावर 1 है, ये x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तब स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो इस ब्लैक बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे 3 कंडीशन बनेगा अगर उस दोनों को हम ड्रॉ करना चाहें तो। सबसे पहला कंडीशन देखिए, सबसे पहला कंडीशन, या तो दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ये L1 है और ये L2 है, ये पहला लाइन का, पहला इक्वेशन का लाइन है और ये दूसरे का। तो दोनों लाइन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा हम बात करते हैं, और इसका कंडीशन क्या होता है, इसका अगर आप डायरेक्ट ना ये ए बी सी से पता लगा सकते हो कि किस प्रकार का लाइन है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको ये आएगा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। समझ में आ गया सबको? ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब दूसरा आता है आपका पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइंस आ जाए तो कैसे पता करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पैरेलल लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, यही दोनों लाइन जो ऊपर वाला है इसको अब मैंने पैरेलल कर दिया है। और एक चीज और, अब देखो एक पॉइंट पे कट किया है ना, तो वन सॉल्यूशन होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। समझ गए? क्योंकि एक पॉइंट पे टच किया है तो वन सॉल्यूशन, अगर बहुत सारे पॉइंट पे टच करेगा तो मेनी सॉल्यूशंस, एक बार भी टच नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये पैरेलल लाइन है, कहीं टच ही नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? तो A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, कांस्टेंट, ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है, बाकी ये दोनों बराबर होता है। ये किसका कंडीशन है? ये पैरेलल लाइन कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होता है? यानी एक दूसरे को ओवरलैप करता है। क्या करता है? एक दूसरे को ओवरलैप करता है। कभी कभी ये दूसरे फॉर्म में भी आता है और उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका, और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो 3 कंडीशन में से सिर्फ ये पैरेलल वाले क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, किसका सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो बच्चा घबरा जाता है, सर ये तो पढ़ा ही नहीं। अगर किसी इक्वेशन के बारे में पूछ दे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप ऐसे ही पता करोगे। पैरेलल वाले कंडीशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी 2 कंडीशन में क्या हुआ? कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं हो जाता। समझ गए? तो अभी देखो ये अगला जो है उसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ये क्या करता है? दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है, हर एक जगह टच करता है उसको। ठीक है, जैसे देखो ये पहली लाइन है ये, और दूसरी लाइन भी इसी पे ओवरलैप करके जा रहा है, ऐसे करके, है ना। आप देखो हर एक पॉइंट पे ये टच करके जा रही है ना, हर एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब जितने पॉइंट पे टच करेगा उतना ही क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन होगा। भाई हमें तो पता नहीं चला कितना पॉइंट पे टच किया है, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। इसी लाइन को बड़ा करते जाओ, टच का होते जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दूसरी बात, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, उसके बाद इसको चेक कैसे करेंगे? तो A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में
ऐसे चेक करें सब कुछ बराबर आ जाए, इसका मतलब भैया दोनों लाइन एक दूसरे से ओवरलैप करके जा रही है। समझ में आ रहा है सबको? है ना, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब दोनों इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका है, टोटल 3 तरीका होता है। तीन तरीका बताया आपको, जिसमें से 2 तरीका करना है आपको। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब कर देना, एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब कर देना, या तो x गायब हो जाएगा या तो y गायब हो जाएगा। कैसे? उसके कोफिशिएंट को बराबर करके, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक की वैल्यू यानी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू x या y का निकाल करके क्या करते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, और ये वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में चेंज हो जाता है वो, है ना। तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। और जब गायब करना होता है x या y को तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसी दोनों तरीका से पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, और ये भी समझ में आ जाएगा, ज्यादा ये भी टफ नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं देखो जरा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैंने पोलिनोमियल पढ़ा रहा था उसमें बस ये इक्वल्स टू 0 नहीं था, बाकी सब तो यही था। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस यही है, इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन होता है और पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। याद रखिएगा, मेन डिफरेंस है ये पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच का डिफरेंस, या एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसको। बच्चा को कई बार टीचर पूछा है बताओ इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, और पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस है, ठीक है बेटा, यहां देखना है। तो देखिए जरा, तो इसमें मेनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पावर 2 वाला ही पढ़ेंगे, है ना। और लीनियर में एक जीरोज होते हैं, लीनियर इक्वेशन में एक जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे, क्यूबिक में 3 होंगे। तो मेनली हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो ये इक्वेशंस है इसको हम फैक्टराइज करने के बाद इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के बहुत सारे तरीका है। सबसे पहला तरीका, या तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, उससे आंसर आ जाएगा, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लो उससे आंसर आ जाएगा। तो आपको जो आसान लगे उससे करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा हमेशा। समझ गए? देखिए जरा, सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप क्या करो कि यहां पर से abc सब में पुट कर दो, डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएगा। डायरेक्ट आपके पास 2 वैल्यू जाएगी, एक यहाँ पे एक बार प्लस पुट करके लाना है आंसर, एक बार माइनस पुट करके लाना है, आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? है कोई दिक्कत? चलिए दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका कौन सा होगा? या फिर आप क्या करो, फैक्टराइजेशन करके एक्स वैल्यू निकाल लो। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। कभी कभी इसको जो बेटा डी बोलते हैं, कैपिटल डी, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें जो है
दो, इसका तीन कंडीशन होता है डी का, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है इसमें? अब डी का तीन कंडीशन है। कौन कौन कंडीशन है? तो सबसे पहला कंडीशन, डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है तो 2 जीरो जाएंगे। कितने जीरोज? 2 जीरो जाएंगे, लेकिन दोनों क्या होगा? अनइक्वल होगा। क्या होगा? अनइक्वल होगा। यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा, अल्फा अलग होगा, बीटा अलग होगा। ठीक है। उसके बाद है डी क्या होगा? 0 के बराबर। तो 2 रूट आएंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन, डी लेस देन 0, इसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। यानी ये तीसरा वाला कंडीशन आपको 11th क्लास में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। समझ गए? ये दोनों जो है, ये दोनों आपको 10th में ही पढ़ना है। तो ये होता है, तो जब ये कंडीशन आ जाए क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। नो, समझ में आ गया सबको? पक्का? तो बाकी के जो है चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। आज का क्लास यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।